Good morning, students. Today we will continue our chapter 6, physical and chemical changes, and our topic is rusting of iron. Let us get back to rusting. आइए हम वापस रस्टिंग की तरफ चलते हैं, रस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं. जंग कैसे लगता है? This is one change that affects iron articles and slowly destroy them. ये एक ऐसा चेंज है जिसमें लोहे के पदार्थ को, लोहे की चीज़ों को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है. सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिड्ज, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. हालांकि आयरन जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में उपयोग होता है. जैसे ब्रिज का अगर बेस बनाना है तो उसमें आयरन यूज़ होता है, शिप बनाने में, कार ट्रक की बॉडी बनाने में, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल होता है. The monetary loss due to rusting is huge. और जब जंग लग जाता है लोहे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. The process of rusting can be represented by the following equations. जंग कैसे लगता है उसकी इक्वेशंस यहाँ पे बताई गई है. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. लोहे के संपर्क में जब ऑक्सीजन और पानी दोनों जब संपर्क में आते हैं तो उस पर जंग लग जाता है. वो किस में कन्वर्ट होता है? एक नए सब्सटेंस में फॉर्म होता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, रस्ट. For rusting the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का और पानी का, मतलब हवा में वाटर वेपर का मॉइस्चर जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोहे पर जंग लगता है. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. जंग का लगना लोहे पर जल्द तब होता है जब हवा में मॉइस्चर का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है. जितना मॉइस्चर का प्रमाण होगा उतना ही जल्दी से जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा आयरन के ऊपर. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम इस रस्ट को कैसे रोक सकते हैं? लगने से, जंग को लोहे की चीज़ पर लगने से कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. आपको क्या करना है? आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन के करीब, ऑक्सीजन या फिर पानी का प्रभाव आयरन आर्टिकल्स के ऊपर नहीं होने देना है. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. एक आसान तरीका है इन दोनों को आयरन के संपर्क में हम नहीं लाए, इसके लिए हमें लोहे के ऊपर पेंट करना या फिर ग्रीस, ऑयल लगाना. जब हम पेंट लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन आर्टिकल्स नहीं आता है, ना ही उसको ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, ना ही उसके ऊपर कोई पानी का प्रभाव होता है, तो जंग फिर आयरन आर्टिकल्स पर नहीं लगता है. In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. ये जो अप्लाई ऑफ कोट है, ये जो कोट है उसको हमें रेगुलरली लगाना चाहिए जिससे हम जंग का रोक सके, रस्ट को रोक सके. अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. दूसरा तरीका ये है कि उसके ऊपर हम क्रोमियम का या फिर जिंक का एक लेयर लगा दें लोहे के ऊपर, तो भी ये लोहे के ऊपर रस्ट नहीं लगता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. ये जो प्रोसेस है आयरन के ऊपर क्रोमियम लगाना, क्रोमियम की लेयर लगाना या फिर जिंक की लेयर लगाना, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. हम जो हमारे घर में जो पाइप, पानी की जो पाइप आती है उसको इसी तरह से गैल्वेनाइज किया हुआ होता है जिससे इस पाइप को रस्ट से बचाया जाए. You know that ships are made up of iron and a part of them remains underwater. आपको पता है कि शिप जो होती है, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, वो लोहे से बनी हुई होती है और उसका कुछ हिस्सा हमेशा पानी के नीचे रहता है. On the part above water also, water drops keep clinging to the ships outer surface. कुछ भाग जो होता है शिप का वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन जो ऊपर होता है जो भाग, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती रहती है.
Moreover, the water of the sea contains many salts. हालांकि दरिया का जो पानी होता है उसमें नमक का प्रमाण उसमें बहुत ज़्यादा होता है. The salt water makes the process of rust formation faster. और इसकी वजह से रस्ट का फॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ता है. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. इसीलिए शिप में रस्टिंग जल्दी से लगती है. आयरन के ऊपर जंग जल्दी से लग जाए, हालांकि उसके ऊपर पेंट किया होता है, फिर भी बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर, तो रस्टिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, डैमेज हो जाता है, जल्दी से उसकी प्रोसेस में इजाफा होता है और जंग जल्दी से लग जाता है. सो मच सो that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. और इसीलिए हर साल जहाज का कुछ हिस्सा बदलना पड़ता है, हर साल बदला जाता है. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप सोच सकते हो कि इसकी वजह से कितना नुकसान होता है? Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. Stainless steel is आयरन के अंदर कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकल और मैंगनीज से बना हुआ होता है और इसीलिए स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगता है. Now come to a new point, 6.4 crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि सॉल्ट जो है, नमक जो है वो दरियाई पानी को वाष्पीभवन करने से मिलता है, इवापोरेशन करने से मिलता है. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. जो नमक मिलता है इस तरह से वो प्योर नहीं होता है और उसका जो शेप है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है. However, large crystals of pure substance can be found from the solutions. बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं इसके सॉल्यूशन से. द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. आपको पता है कि दरिया के किनारे में गड्ढा किया जाता है और उसमें नमक वाला जो पानी होता है, दरियाई पानी, उसको स्टोर किया जाता है और उसको फिर सनलाइट के नीचे उसको सूखने पानी को वाष्प इवापरेट किया जाता है. जब पानी उड़ जाता है तो पानी के अंदर जितने सॉल्ट्स है वो वही रह जाते हैं और वो जो सॉल्ट्स मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं जो ढंग से उसके शेप हमें दिखाई नहीं देते हैं. फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन. एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर. यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर. आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है और जब पानी गर्म करें तो बहुत सावधानी से कीजिए. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आपको एक बीकर में एक कप पानी लेना है और उसमें थोड़े कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है. हीट द वाटर. पानी को गर्म कीजिए. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टरिंग कंटिन्यूअसली. जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर धीरे से कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कीजिए और साथ में हिलाते रहिए. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व. आप कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक डालते रहिए और हिलाते रहिए जब तक कि पानी में घुलना बंद हो जाए. फिल्टर द सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लीजिए. अलाउ इट टू कूल. उसको ठंडा होने दीजिए. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. जब वो ठंडा कर रहे हैं आप उस सॉल्यूशन को, तब आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. कुछ वक्त के बाद आप उस सॉल्यूशन को देखिए. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं? इफ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम. अगर नहीं नजर आ रहे तो थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए. सी, these are the crystals of copper sulfate. This is a solution. You have learned about physical and chemical changes. इस चैप्टर में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा. Try to identify changes that you observe around you as physical और chemical changes. आप आइडेंटिफाई कीजिए चेंजेस को जो आपके आसपास होते रहते हैं. ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस. Hope you understand the whole chapter. I will give you textual exercise and keywords in PDF file.